topic is offer and essentials of valid offer. बेसिकली आज हम ऑफ़र और एसेंशियल ऑफ ऑफ़र को डिस्कस करेंगे. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफ़र अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले हम हमेशा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक को. तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर कंसिडर करें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और स्पेशली जब हम कराची यूनिवर्सिटी के जितने भी या इवन फेडरल बोर्ड के भी पास पेपर्स देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस ये आपके पास दिया गया है. तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ऑफ़र बेसिकली हमने जब इनिशियल टॉपिक से स्टार्ट किए थे बिज़नेस लॉ के, तो उसमें हमने ऑफ़र को डिस्कस किया था क्योंकि ऑफ़र एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स का भी पार्ट होता है, जिसमें हम उसे डिस्कस कर चुके हैं. ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस में डिस्कस कर चुके हैं. एग्रीमेंट का जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था, अगर हम एक दफ़ा अगेन डिस्कस करते हैं कि हम जब कहते हैं कि एग्रीमेंट की जब हमने बात की थी तो एग्रीमेंट का जो फार्मूला था वो इज़ इक्वल टू था ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस. ठीक है. तो आज हम ऑफ़र को डिटेल में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम एक्सेप्टेंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ़र. ऑफ़र बेसिकली इंटेंशन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग है, या इंटेंशन टू डू समथिंग और ऑफ़र और विलिंगनेस टू डू समथिंग है. मतलब आप कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इट्स अप टू यू. मतलब ये है कि आपकी विलिंगनेस क्या है, आपकी विश क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आप क्या चाहते हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिस्टर ए हैं, वो अपना जो घर है वो सेल करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम. मिस्टर ए अपना अगर घर सेल करना चाहते हैं तो इट्स मीन कि उनकी विलिंगनेस है, वो ये करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन है ये करने का. मतलब इंटेंशन टू डू समथिंग. इट्स मीन ये कि ऑफ़र आपके पास एक ऐसा एक्ट है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की विलिंगनेस को शो करता है. ठीक है. अब ऑफ़र की अगर हम आपके पास उर्दू को में ट्रांसलेट करें जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ बच्चे बिज़नेस लॉ को इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि उर्दू में अटैम्प्ट कर रहे होते हैं. तो हमें बेसिकली उन बच्चों के लिए भी अपने सिलेबस को इस तरीके से लेकर आगे चलना है और कवर करना है कि वो बच्चे भी इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को कवर कर सकें. ऑफ़र को हम इंग्लिश में ऑफ़र कह रहे हैं, ऑब्वियस है, ईजी है. लेकिन हम जब उर्दू में ऑफ़र की बात करते हैं तो उर्दू में ऑफ़र का मतलब होता है एजाब, तजवीज़, पेशकश. मतलब एजाब, तजवीज़ या पेशकश. इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को करने की या ना करने की तजवीज़, आपकी विलिंगनेस, आपका अपना इंटेंशन, आपका अपना इरादा क्या है उस काम को लेकर या उस अमल को लेकर या उस एक्ट को लेकर, वो है ऑफ़र. ठीक है. यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल यहाँ पर क्या कह रही है. मिस्टर ए ऑफर टू मिस्टर बी हिज कार. ठीक है. यहाँ वो अपनी कार ऑफ़र कर रहे हैं मिस्टर बी को एट ₹7 लाख, 7 लाख रुपए की. तो यहाँ पे मिस्टर ए इस एक्ट को करने के लिए अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर रहे हैं, वो ये करना चाहते हैं. मतलब एक्ट क्या है जिसमें वो अपनी कार क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं मिस्टर बी को. मिस्टर ए ऑफर्स टू सेल हिज कार. मतलब अपनी जो कार है वो मिस्टर बी को सेल करना चाहते हैं. तो यहाँ पे मिस्टर ए ऑफ़र कर रहे हैं, मिस्टर ए ऑफ़र करने वाले पर्सन है, तो इट्स मीन मिस्टर ए क्या हैं, ऑफरर हैं. ठीक है.
और मिस्टर बी को ऑफ़र किया जा रहा है, तो मिस्टर बी क्या हो जाएंगे, ऑफरी हो जाएंगे। मतलब वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, वो शख्स, वो इंसान जिसे आप ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके पास एक्सेप्टेंस देने या ना देने का राइट है। यहाँ पे मिस्टर बी के पास राइट है ना, मिस्टर बी अगर चाहें तो पॉजिटिव रिस्पांस दें, अगर मिस्टर बी पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस हो जाएगी। जब वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा। मतलब ये कि अगर मिस्टर ए ऑफ़र कर रहे हैं मिस्टर बी को अपनी कार सेल करने के लिए 7 लाख रुपीज़, तो मिस्टर ए ऑफरर हैं, ठीक है। अब मिस्टर बी के हैंड पर क्या है कि मिस्टर बी यहाँ पर या तो उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस दें, मतलब या तो एक्सेप्टेंस दें, ठीक है। जब आप पॉजिटिव रिस्पांस या एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस मीन्स ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब उस ऑफ़र के अगेंस्ट में आप एक्सेप्टेंस देकर ये प्रूव कर रहे हैं कि आप इस एग्रीमेंट को करना चाहते हैं। तो जब ऑफ़र के अगेंस्ट में प्लस एक्सेप्टेंस उसके साथ आपके पास एक नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो मिलकर एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो अगेन जब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि विदाउट एनी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब विदाउट एनी एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके पास फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऑफ़र आप लोगों के पास कोई भी इंडिविजुअल ऑफ़र कर सकता है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो एग्रीमेंट की स्टेज पर नहीं जा सकता, एग्रीमेंट फॉर्म नहीं हो सकता। क्योंकि ऑफ़र के साथ जब तक एक नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेप्टेंस का ऐड नहीं होता उस वक्त तक ऑफ़र आपके पास ऑफ़र ही रह जाती है, वो एग्रीमेंट की स्टेज पर नहीं जाती, वो एग्रीमेंट फॉर्म नहीं कर सकती। क्योंकि ऑफ़र अकेले सिंगल आपके पास एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करती। तो ऑफ़र क्लियर हुआ कि इंटेंशन टू डू समथिंग, विलिंगनेस टू डू समथिंग बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। कोई भी एक ऐसा एक्ट करने या ना करने के बारे में आप अपना एक क्या दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, अपनी रजामंदी दे रहे हो, या फिर आप एक एक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपके पास ऑफ़र है, ठीक है। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफ़र के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र सबसे फर्स्ट है इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स एलिमेंट्स को डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को डिस्कस किया था। हम अगेन एक दफ़ा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेस क्या है और इम्प्लाइड क्या है। जब हम इन दोनों टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ऑफ़र, एक्सप्रेस ऑफ़र और इम्प्लाइड ऑफ़र क्लियर हो जाता है कि एक्सप्रेस ऑफ़र क्या है और इम्प्लाइड ऑफ़र क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि आप उसको का इजहार करते हो। एक्सप्रेस के अगर हम उर्दू में मीनिंग के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है इजहार करना, मतलब ये कि आप उसे जाहिर कर रहे हो, ठीक है। तो अब एक्सप्रेस अपने नाम से ही एक्सप्रेस कर रहा है कि ऐसा ऑफ़र जिसमें आप अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हो, आइदर वो आपके पास वर्बली हैं या रिटन है लेकिन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। मतलब ये कि एक्सप्रेस किए गए हैं, बोले गए हैं या लिखे गए हैं, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें, मिस्टर ए ऑफर his house to Mr. B at rupees 25 lakh rupees and send an email to Mr. B। इस सिचुएशन में मिस्टर ए ऑफ़र कर रहे हैं अपना हाउस मिस्टर बी को 25 लाख रुपीज़ का, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक ईमेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मिस्टर ए ऑफ़र कर रहे हैं अपना घर मिस्टर बी को, लेकिन ईमेल, मतलब ईमेल आप लिखते हैं, आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेस है जिसमें आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया
आपने या तो वो रिटन फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में, लेकिन आपने उन अल्फाज को यूज़ किया तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे। अब यही अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को अपना घर ऑफ़र कर रहे होते टेलीफोन कॉल पर, तो वो भी ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस हो जाता। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल इम्प्लाइड की एग्जांपल में अगर हम ये देखें कि नॉर्मली आप लोगों ने अगर कभी रेलवे स्टेशंस पर जो रेलवे कुलीज़ होते हैं उन्हें अगर देखा हो, तो रेलवे कुलीज़ नॉर्मली आपका जो लगेज या आपके जो बैग होते हैं वो विदाउट एनी सेइंग वर्ड, विदाउट एनी वर्ड्स, कोई भी अल्फाज बोले वो आपके लगेज या आपके बैग्स को कैरी कर देते हैं। और अगर आप उनकी सर्विसेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, ना तो आपकी तरफ से कोई अल्फाज इस्तेमाल किया गया, ना ही उस आपके पास रेलवे कुली की तरफ से कोई अल्फाज इस्तेमाल किया गया। लेकिन रेलवे कुली ने अपनी सर्विस ऑफ़र की आपको, किस तरह कि वो आपका लगेज कैरी कर रहा है और आप डिनाई नहीं कर रहे हो, आपने उससे लगेज वापस नहीं लिया, तो इसका मतलब आप उसकी सर्विस को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने कोई अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किए, कुछ बोला ही नहीं, विदाउट एनी वर्ड्स आपने क्या किया है, इस ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मतलब इस पूरे के पूरे एक्ट को आपने कंप्लीट किया है। एग्रीमेंट की फॉर्म में लेकर गए किस तरीके से कि आपने उस सर्विस को एक्सेप्ट किया, और वो जो आपको जो सर्विस ऑफ़र करने वाला मतलब जो आपका रेलवे कुली है उसने ऑफ़र आपको दी, तो आपने उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव रिस्पांस किस फॉर्म में दिया कि आप उसे फॉलो करना स्टार्ट करो। जब आप उसे फॉलो करते हो तो ये प्रूव ये करता है कि आप उसकी सर्विस एक्सेप्ट कर रहे हो। क्लियर हुआ? इम्प्लाइड ऑफ़र आप लोगों के पास क्या होती है, अगर एक्सप्रेस ऑफ़र क्या होती है? एक्सप्रेस ऑफ़र आप लोगों के पास जिसमें आप वर्ड्स यूज़ करते हैं आइदर वर्बली आइदर रिटन। ठीक है, इम्प्लाइड जिसमें किसी भी तरह का कोई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता, ये आप लोगों के पास बाय एक्शंस, आपके जेस्चर्स, आपके मूवमेंट्स, आपके कंडक्ट्स को शो, आपके कंडक्ट्स के थ्रू शो होता है कि आप एक इम्प्लाइड ऑफ़र या फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे रहे हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास है इट मस्ट क्लियर लीगल रिलेशनशिप, कानूनी ताल्लुक़ पेश करने का इरादा या कानूनी ताल्लुक़ पेश करना ज़रूरी होता है ऑफ़र में। वो ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मली आप लोगों के पास जब हमने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं आप लोगों के पास जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को डिस्कस किया था तो उसमें भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था या इस स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप को डिस्कस किया था कि लीगल रिलेशनशिप एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम अगेन लीगल रिलेशनशिप को ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ ऑफ़र उसी वक्त वैलिड होगी जब आप एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन रखते हैं, अदरवाइज़ वो वैलिड ऑफ़र हो ही नहीं सकती, वो ऑफ़र ही नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मिस्टर ए जो हैं वो मिस्टर बी को अपने घर लंच पे इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लंच पे इनवाइट किया। ठीक है, यहाँ पे जो लंच पे इनवाइट करना मतलब लंच ऑफ़र करना है ना। मिस्टर बी एक्सेप्ट करते हैं तब भी ये ऑफ़र नहीं है आपके पास, एग्रीमेंट नहीं है। जब ये एग्रीमेंट नहीं है तो ये ऑफ़र भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे ही हम इसी एग्जाम्पल को लें, इन्हीं दोनों पार्टीज़ को लेकर हम एक नई एग्जाम्पल लें कि मिस्टर ए ऑफर टू सेल हिज लैपटॉप टू मिस्टर बी। ठीक है, एट ₹25,000। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन क्या है, बिजनेस करना है, तो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो भी क्या है, लीगल है। मिस्टर ए ऑफर कर रहे हैं लैपटॉप मिस्टर बी को एट द रेट ऑफ ₹25,000, मतलब उन दोनों का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना था, लेकिन इस सिचुएशन में दोनों का इंटेंशन सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करना था।
सोशल रिलेशनशिप आप लोगों के पास कभी भी एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करते, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करते। जो लीगल रिलेशनशिप्स होते हैं वही आपके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। इसलिए आपके पास वैलिड ऑफ़र के लिए कंपलसरी ये है कि दोनों पार्टीज़ का जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो ये कह रहे हैं कि इट मस्ट बी डेफिनेट एंड क्लियर। एजाब को वाजे होना चाहिए। वाजे कैसे होना चाहिए? नॉर्मली समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास पार्टीज़ को यही क्लियर नहीं होता कि वो ऑफ़र क्या कर रही हैं और एक्सेप्टेंस क्या किया जा रहा है। मतलब ऑफ़र, सबसे पहले तो जब तक ऑफ़र क्लियर नहीं होगी तो उसके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस भी ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होगी। जब ऑफ़र क्लियर होगी तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा क्लियर होगी और दोनों पार्टीज़ के पास मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ऑफ़र के लिए और स्पेशली वैलिड ऑफ़र के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपकी जो ऑफ़र है वो डेफिनेट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं और कितना ऑफ़र कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या ब्रांड है, क्या चीज़ है, क्या कलर है, क्या आप लोगों के पास, मतलब हर तरह से जो भी आपके पास उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि फॉर सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, मिस्टर ए हैज़ 2 cars, one is black and the other is white। ठीक है, मिस्टर ए के पास 2 कार है, एक ब्लैक है और दूसरी वाइट है, और मिस्टर ए ऑफ़र कर रहे हैं एक कार मिस्टर बी को, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो कौन सी वाली कार कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं या वाइट कर रहे हैं। तो जब आप अपनी ऑफ़र को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सामने वाला इंडिविजुअल है, जो ऑफरी है, वो भी जब एक्सेप्टेंस आपको दे रहा होगा तो एक्सेप्टेंस वो भी अपनी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग देगा ना। मतलब अपने माइंडसेट, उसके माइंडसेट में क्या है, वो क्या परचेज़ कर रहा है, वो तो उसको कंसिडर करता हुआ, उसी को देखता हुआ वो आपको एक्सेप्टेंस दे रहा होगा। जैसे कि फॉर सपोज इस एग्जांपल में मिस्टर ए अपनी तरफ से कार अगर ऑफ़र कर रहे हैं ब्लैक, लेकिन मिस्टर बी को ये तो नहीं पता ना कि ब्लैक ऑफ़र कर रहे हैं या वाइट ऑफ़र कर रहे हैं। मिस्टर बी अगर उसके अगेंस्ट में वाइट की एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो क्या ये एग्रीमेंट फॉर्म हो सकता है? एग्जैक्टली नहीं हो सकता। जब दोनों ही पार्टीज़ का आप लोगों के पास म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाएगा, दोनों जब एक स्टेज पर जब आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने जाएंगे, मतलब अभी तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो उस स्टेज पर जाके दोनों पार्टीज़ में डिस्प्यूट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द कार। क्लियर? जिसकी वजह से आपको क्लियर किया जाता है, आपको हमेशा रूल बताया जाता है कि आपको अपनी ऑफ़र क्लियर करनी है, डेफिनेट रखनी है, बताना है कि अगर यहाँ पर मिस्टर ए ये कहते हैं ना कि मिस्टर ए ऑफ़र ब्लैक कार टू मिस्टर बी, देन इट इज़ अ वैलिड। इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस, मिस्टर ए ने एक कार तो ऑफ़र की है, लेकिन ये नहीं क्लियर कि कौन सी वाली की है, ब्लैक की है या वाइट की है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास वैलिड ऑफ़र नहीं रह जाता। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफ़र। एजाब दावत एजाब से मुख्तलिफ होना चाहिए। इसको क्लियरली समझ लें कि ये बेसिकली क्या है। एजाब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दावत एजाब क्या चीज़ होती है, इसको देखना है आपको। दावत एजाब का मतलब ये होता है कि एजाब करने के लिए ऑफ़र करना, एजाब करने के लिए इनवाइट करना, मतलब फर्दर एजाब करने के लिए इनवाइट करना आगे, मतलब लोगों को जो आप एजाब करने के लिए इनवाइट कर रहे हो। जैसे कि नॉर्मल अगर हम दावत एजाब के बारे में बात करें तो दावत एजाब को पहले डिस्कस करते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने कुछ कंपनीज़ या कुछ इंस्टीट्यूट्स के प्रोस्पेक्टस देखे हुए होते हैं। वो प्रोस्पेक्टस एक्चुअल में ऑफ़र नहीं होते, वो इन्विटेशन टू ऑफ़र होते हैं। इन्विटेशन टू ऑफ़र डिफरेंट होता है ऑफ़र से। इन्विटेशन टू ऑफ़र मतलब ये कि आप दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आगे के लोगों को क्या करें, ऑफ़र करें। मतलब कैसे? इस तरीके से, जैसे कि अगर हम आप लोगों के पास एक टीवी कमर्शियल के बारे में बात करें, टीवीसी एक्चुअल में इन्विटेशन टू ऑफ़र होता है, ऑफ़र नहीं होता। टीवीसी आप लोगों के पास रिटेलर्स और होलसेलर के लिए होता है कि रिटेलर्स और होलसेलर्स क्या करें,
कस्टमर्स को आगे, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें आगे ऑफ़र करें। मतलब टीवीसी कंपनी की तरफ से इनविटेशन टू ऑफ़र है किसके लिए, रिटेलर्स और होलसेलर्स के लिए, कि वो आगे क्या करेंगे, कंज्यूमर्स को ऑफ़र करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल यही है, क्योंकि बहुत इजीली क्लियर हो जाता है इनविटेशन टू ऑफ़र ये, कि जब एक टीवीसी होता है तो टीवीसी नॉर्मली कंज्यूमर्स भी देखते हैं, लेकिन रिटेलर्स और होलसेलर्स को ये इनवाइट किया जा रहा होता है उस टीवीसी के ज़रिए कि आप कंज्यूमर्स को ये चीज़ ऑफ़र करें। ऑफ़र का मतलब क्या है कि डायरेक्टली किसी को सेल करना। इनविटेशन टू ऑफ़र का मतलब ये है कि पहले इनवाइट करना, फिर उसके बाद उस इंडिविजुअल के थ्रू सेल करना, ऑफ़र करना। जबकि हम ऊपर जितनी भी अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, जितने भी अभी तक के एसेंशियल्स को डिस्कस किया है, उसमें वो बार बार क्या कह रहा है, ऑफ़र टू सेल हिज, मतलब वो डायरेक्टली ऑफ़र कर रहा है। इनविटेशन टू ऑफ़र में डायरेक्टली ऑफ़र नहीं होता, इनविटेशन टू ऑफ़र में पहले इनवाइट किया जाता है, उसके बाद ऑफ़र किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ऑफ़र कंपलसरी है, कि वो इनविटेशन टू ऑफ़र नहीं होनी चाहिए। अगर वो इनविटेशन टू ऑफ़र है तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आप लोगों के पास है इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक आप लोगों के पास है एग्जाम आम या ख़ास हो सकती है, स्पेसिफिक ख़ास होती है, जनरल आम होती है। जनरल जब आप किसी भी पूरे पब्लिक के लिए ओपनली कोई भी ऑफ़र करते हैं तो वो जनरल होती है। स्पेसिफिक जब आप कोई भी एक नाम लेकर करते हैं। अभी हमने ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स देखी, हमने उन एग्जांपल्स में डिस्कस किया, मिस्टर ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर बी। मिस्टर बी स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक कर दिया ना आपने, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक कर दिया। अगर यहाँ पे होता कि मिस्टर ए ऑफर हिज हाउस टू एनीवन, किसी को भी, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो जनरल ऑफर हो जाती। क्लियर? नेक्स्ट है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। आपके पास जो ऑफ़र है वो कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं हुई ऑफरी को, तो ऑफरर के लिए भी कंपलसरी नहीं है कि वो उसे परफॉर्म करेगा। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है हमारे पास, या यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है कि इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें, नॉर्मली समटाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ कन्विक्टेड लोगों को पर कुछ रिवॉर्ड्स रखती है। मतलब अगर आपने कुछ कन्विक्टेड लोगों को, कुछ क्रिमिनल्स को अगर आपने आइडेंटिफाई किया या पकड़वाने में मदद की, तो आपको क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। जैसे कि कुछ भी अमाउंट हो सकती है, 5 लाख 10 लाख वट कुछ भी हो सकती है। ठीक है? अब अगर आपको कम्युनिकेट नहीं हुई, मतलब आपको पता ही नहीं था उस ऑफ़र के बारे में, लेकिन आपने क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया और उसको आपने पकड़वा दिया, तो यहाँ पर जो ऑफरर है, मतलब जो गवर्नमेंट है, उसके लिए भी ये परफॉर्मेंस परफॉर्म करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि क्या नहीं था, कम्युनिकेटेड नहीं था, कम्युनिकेट नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के लिए कंपलसरी ये है कि ऑफरी को पहले से उस ऑफ़र के बारे में पता होना चाहिए। वो कम्युनिकेटेड, मतलब उसको पहले से अगर इन्फॉर्मेशन है, पहले से पता है, तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है उस रिवॉर्ड के लिए, परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर उसे कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, उसे पता ही नहीं था इस सब के बारे में, तो यहाँ पर आपका जो ऑफरी है वो डिमांड नहीं कर सकता, उसको आप वो रिवॉर्ड नहीं पे करेंगे, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है आपको पे करना। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मतलब ये कि आपका जो ऑफरी है उसे पता होना चाहिए कि ऑफ़र थी क्या। अगर आपको यही नहीं पता कि ऑफ़र क्या थी, तो आप उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह की कोई भी डिमांड नहीं कर सकते। और इसकी एक और आप लोगों के पास सिचुएशन ये होती है कि अगर ऑफरी को पता ही नहीं होगा कि ऑफ़र है क्या,
तो एक्सेप्टेंस कैसे देगा? सबसे पहले तो ये भी सोचने की बात है, तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि ऑफ़र कम्युनिकेट की जानी चाहिए ऑफरी को। अगर ऑफरी को पता ही नहीं है कि ऑफ़र है क्या, तो उसके अगेंस्ट में उस वक्त तक कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। मतलब एक्शन लेने का मतलब ये होता है कि या तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। क्लियर? नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इट शुड नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। किसी भी तरह से आपकी जो ऑफ़र है उसमें नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कि सम टाइम आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर किए हैं तो आपको एक बाइक लेकर देंगे, आपको अच्छा सेल फ़ोन लेकर देंगे, आपको लैपटॉप ले देंगे, आपको कंप्यूटर ले देंगे। ये क्या है? पॉजिटिव कंडीशंस हैं। पॉजिटिव कंडीशन हो सकती है लेकिन नेगेटिव कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती। नेगेटिव कंडीशन की एक अगर हम आप लोगों के पास यहाँ पे एग्जांपल लें, मिस्टर ए ऑफर टू सेल हिज कार टू मिस्टर बी एंड सेड दैट इफ not answer in 3 days, so I considered is as acceptance। यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि मिस्टर ए ने ऑफ़र की मिस्टर बी को कार, और साथ ये भी कहा कि अगर उसने आंसर नहीं दिया इन 3 डेज़, विद इन द 3 डेज़ आंसर नहीं दिया, तो मिस्टर बी क्या कंसिडर करेंगे? उसे एक्सेप्टेंस। ये एक नेगेटिव कंडीशन है। इस ऑफ़र के साथ ही वो उसे क्या कह रहे हैं? एक नेगेटिव कंडीशन, मतलब इम्पोज कर रहे हैं कि आपको एक्सेप्टेंस देनी है विद इन द 3 डेज। सॉरी, अगर आप विद इन द 3 डेज कोई भी आंसर नहीं देते तो मैं आपको क्या करूँगा? उसे एक्सेप्टेंस। कंपलसरी तो नहीं है कि अगर वो 3 दिनों में आंसर नहीं दे रहा तो वो एक्सेप्टेंस ही करेगा, वो उसकी मर्ज़ी है। वो अगर नहीं एक्सेप्टेंस करना चाहता तो वो 3 दिन के बाद या आपके पास किसी भी कंडीशन में उसके ऊपर है कि वो एक्सेप्टेंस देना चाहता है। यानी आप उसे इम्पोज नहीं कर सकते कि अगर आपने आंसर नहीं दिया 3 दिन में तो आपकी एक्सेप्टेंस कंसिडर होगी। ये इस ऑफ़र के साथ एक नेगेटिव कंडीशन है जिसकी वजह से ये वैलिड ऑफ़र नहीं रह जाएगी। वैलिड ऑफ़र के लिए कंपलसरी क्या होता है कि आप क्या करें? उसे कोई एक स्पेसिफिक टाइम दे दें। स्पेसिफिक टाइम क्या दे दें कि विद इन द 3 डेज़ आपको रिस्पॉन्स करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, इट्स अप टू यू। लेकिन विद इन द 3 डेज़ आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। ये आपके पास एक नॉर्मल कंडीशन हो सकती है ऑफ़र की। लेकिन यहाँ पे आप उसे ये कह रहे हैं कि अगर 3 दिन में आंसर ही नहीं दिया तो मैं एक्सेप्टेंस कंसिडर कर लूँगा। ये नेगेटिव कंडीशन है, तो ये नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, इट मस्ट नॉट कंटेन क्रॉस ऑफर। एजाब में क्रॉस या मुतकाते एजाब नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्रॉस ऑफर हमारे पास ये है कि क्रॉस ऑफर में मिस्टर ए ऑफर टू बी हिज बेकरी एट ₹3 लाख। 3 लाख रुपीज़ की मिस्टर ए ऑफर कर रहे हैं अपनी बेकरी मिस्टर बी को, एंड एट द सेम टाइम मिस्टर बी ऑल्सो ऑफर टू बाय द बेकरी ऑफ ए एट ₹30 लाख। 30 लाख का मिस्टर बी भी एट द सेम टाइम उसी वक्त ऑफर कर रहे हैं बाय करने की, मतलब वो ख़रीदना चाहते हैं। तो दोनों ने एक ही वक्त में जब एक दूसरे को ऑफ़र की तो वो क्रॉस ऑफ़र हो गई, और क्रॉस ऑफ़र कभी भी वैलिड ऑफ़र नहीं होती है। इसलिए ये आपके पास एसेंशियल एलिमेंट्स आपका कहता है कि आपकी जो ऑफ़र है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एक वक्त में एक ही इंसान ऑफ़र कर सकता है। यहाँ तो कोई ऑफ़र ही नहीं है ना, यहाँ तो दोनों ही ऑफ़रर हैं। तो ऑफ़र के लिए कंपलसरी क्या होता है कि एक ऑफरी हो और एक ऑफरर हो। लेकिन इस कंडीशन में एक ऑफरर है तो उसके अगेंस्ट में दूसरा भी ऑफरर है। इस वजह से ये क्रॉस ऑफर आपके पास वैलिड ऑफर नहीं कहलाती। क्लियर? होप्स हो कि ये आप लोगों के पास जो टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए हम आपके सजेशंस चाहते हैं, आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं।
ताकि हम बेटर और इम्प्रूव कर सकें अपने लेक्चर्स को। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हम और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट तो हर किसी के लिए कंपलसरी होती है। तो होप्स हो कि आप अपने सजेशंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें देंगे बाय कमेंट्स। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।